बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाज़रीन, आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू जो मेहमान शख्सियत हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। साबिक़ मुशीर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा मुबशर एजाज साहब। राजा साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। सर, आप सबसे पहले ये फरमाइए कि कितने अरसे के बाद आप दुबई आए हैं और दुबई आके आपने क्या नई डेवलपमेंट्स देखी हैं और यहाँ से आपने क्या मैसेज हासिल किया है? बड़े तवील अरसे बाद इतने दिनों के लिए आया हूँ जी। आप कह सकते हैं तकरीबन 15 से 16 साल बाद मैं वापस यहाँ आया हूँ ऐसे विज़िट के लिए। तो दुनिया ही बदल गई है, नक्शा ही बदल गया है। जो सहारा थे वो आबादियों में मुंतकिल हो गए हैं, कुछ सहारा जो बकाया थे वो सब्ज़ा-ए-ज़ार में मुंतकिल हो गए हैं, और जो पुराने पहाड़ी सिलसिले थे वहाँ पे बड़े अच्छे डैम्स बन गए हैं और वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बन गए। तो दुनिया ही बदल गई है, नक्शा ही राय बदल साहब, जैसी आपकी शख्सियत है, शायराना मजाज आप रखते हैं, मौसीकी से खासा शगफ रखते हैं, और फिर जो आशिकाना मजाज के लोग होते हैं, जो शायराना मजाज के लोग होते हैं, वो अगर कहा यह जाए कि जो असलहा वाली जो इनकलाबियत पसंद जो ज़हनियत होती है उससे मुमासलत नहीं रखते, और ये जो टोपियाँ आप पहनते हैं इनकलाबी टाइप की, इसकी आखिर ये क्या लॉजिक है? ज़ेब इसका ये है कि मैं मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ औकात में याद करता हूँ। जिस तरह मेरी वालिदा फौत हो गई, मैं उन्हें हर लम्हे याद करता हूँ, हर लम्हे उन्हें मिस करता हूँ। इस तरह बाज़ लोग हैं दुनिया के अंदर जिनसे मैंने सीखा, जिनको मैंने पढ़ा, जिनसे मैंने तरबियत ली, जिसमें माओ ज़ेतुंग, जिसमें ची गुवेरा, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसमें फिदल कास्त्रो। और अगर आप देखें कि ये लोग, इनका एक अपना अंदाज़ था, और ख़ासकर टोपी पहनने का अंदाज़। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के, कभी 8 डायमेंशनल कैप पहन के, किसी तरह ये फ्लैपर पहन के मुख्तलिफ रंग होंगे। तो मैं माओ ज़ेतुंग को याद करता हूँ, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करता हूँ, मैं ची गुवेरा को याद करता हूँ, मैं भगत सिंह को याद करता हूँ। तो उन लोगों की याद में मैं मुख्तलिफ किस्म की टोपियाँ मुख्तलिफ रंगों की पहनता हूँ, ताकि उन लोगों को भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क मामला, इस दुनिया के अंदर अपने अपने नज़रियात के ज़रिए इनकलाब लाया। तो ये उनकी याददाश्त में मैं पहनता हूँ। यानी कि दुनिया डट जाने वालों की तारीख को याद करती है। दुनिया डट जाने वालों की तारीख, और मैं डट जाने वालों की याद में मुख्तलिफ किस्म की टोपियाँ पहनता हूँ। सही। अच्छा, राय साहब, ये बताइए कि अगर हम आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मोहतरमा की शहादत के बाद अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद हो गई है, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखें, कहने की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी क़यादत का इस दुनिया से चले जाना, शहीद हो जाना भी एक बहुत बड़ा सानिया है। उस सानिया के बाद यकीनन किसी भी जमात को, और इतनी बड़ी लीडरशिप के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद, किसी जमात को संभलने में यकीनन वक्त लगता है। और आपने फिर देखा कि पीपल्स पार्टी ने वापस आहिस्ता 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 रिवाइव किया, और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इस इलेक्शन में मौजूदा, देखें कि जो पूरे 4 सूबों में जो है जिसकी नुमाइंदगी है, गिलगित में जिसकी नुमाइंदगी है, आज़ाद कश्मीर में जिसकी नुमाइंदगी है, और किसी ज़माने में कहा जाता था कि चारों सूबे और कश्मीर बेनज़ीर, तो फिर वो एक जंजीर दोबारा बन गई है। तो यकीनन अब नौजवान क़यादत ने, बिलावल भुट्टो साहब ने वापस पार्टी को रिवाइव किया, और अब आप देखते जाएंगे कि आगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सही। अगर हम ये कहें कि मुफाहमत की सियासत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो लेगेसी थी उसको बुरे तरीके से मुतासिर किया है, क्योंकि आप मोहतरमा के साथ रहे हैं और बड़ा अरसा आपने उनके साथ गुजारा है और आप उनकी लेगेसी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि सियासत हालात और वाक़यात के मुताबिक होती है और की जाती है। जिस दौर में आसिफ अली ज़रदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी की बागडोर संभाली, तो उस वक्त मुल्क के हालात मफाहमत के ही थे। अगर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान खबे का नारा ना लगाते तो खुदा न खासा कोई मशरक़ी पाकिस्तान जैसा वाक़या रूनुमा हो सकता था, क्योंकि इतना इश्ताल था मुल्क के अंदर उनकी शहादत की वजह से। तो फिर उस वक्त मफाहमत ही वो वाहिद हल था जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता था, और जिसको पाकिस्तान को वाकई उन्होंने मफाहमत करके पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा। तो ये कुर्बानी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। तो अब आप देखें इस इलेक्शन, जो गुज़श्ता इलेक्शन, इस कंपेयर में देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस अपने पुराने स्टांस पे आ चुकी है। सही। अगर हम आपकी हल्का L14 की बात करें, तो राजा साहब, कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बी टीम है। आप क्या राय रखते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना,
देखो बेकार की बातों में कहीं डूब ना जाए ये रहना। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जिसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे मुकाबला किया। बाकी तो पार्टियाँ बाद में आई ना, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मुकाबला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे एडवाइजर्स बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे ज़िलों के चेयरमैन बनाए। अगर बी टीम या कोई और टीम होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों को क्यों ग्रूम करती? बस गरबी बाग के लोगों से ये शिकायत और शिकवा है होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि भाई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकिल तौर पे खड़े नहीं रहे, बाकी उनके दुख सुख और गम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी रही। आपका शिकवा बजा, लेकिन सवाल ये है कि 2011 की अगर बात की जाए, सरदार अतीक अहमद खान की इमा पर आपसे पार्टी ने टिकट वापस ले लिया, ये ज़्यादती नहीं है? नहीं, पार्टी ने जो टिकट मुझे तो ये नहीं कहा किसी के एमा पे कुछ, उन्होंने कहा जी कि आपका जो है हम टिकट चेंज करते हैं या ये टिकट जो है, तो मैंने कहा जी आपने दिया था, आपकी चीज़ है, वापस सरेंडर कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं, किसी के एमा पे बात नहीं है। पार्टी के अपने फैसले होते हैं जो वक्त के लिहाज से गलत या सही साबित होते हैं, लेकिन पार्टी ने एक डिसीजन किया, लेकिन लोगों ने इसको ऐसे प्रोपेगेंडा किया कि ये किसी के एमा पे मेरा टिकट जो है वो 2011 में नहीं हो सका, हालांकि 6 में मैंने इलेक्शन लड़ा था। सही। अगर हम गुज़श्ता इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है हमारे हल्का के अंदर, वो हमारे सामने है। आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को LA-14 के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? और सियासी नक्शा, क्योंकि आप जो सियासी ग्रिप रखते हैं, उस हवाले से ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में आप आज़ाद कश्मीर के अंदर LA-14 में सियासी नक्शा क्या देख रहे हैं? LA-14 में इंशाल्लाह मुस्तकबिल से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट अप्लाई करूंगा। सही। और उम्मीद है मुझे पार्टी टिकट देगी। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? हाँ जी, टिकट अप्लाई करेंगे। और टिकट तो मैंने हर दौर में अप्लाई किया, लेकिन गुज़श्ता इलेक्शन में मैंने अप्लाई नहीं किया कि कोरोना की वजह से मेरे फैमिली के अंदर बेशुमार अमवात हो गई, जिसमें मेरी वालदा भी शामिल है। तो इस वजह से मैं इस पोजीशन में नहीं था, घर से ही पोजीशन में नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह पार्टी टिकट देगी और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे है या नहीं है, ये तो फिर वक्त साबित करेगा। सही। राय साहब, अगर सियासत की बात की जाए, ये मुफादात का नाम है, नज़रियात वाली तो कोई बात रही नहीं, क्योंकि आप बड़ी बोल्ड शख्सियत हैं। आपसे जितना सीधा सवाल किया जाए आप उतना ही सीधा जवाब देते हैं। बात यह है कि अगर हम आज़ाद कश्मीर की सियासत को देखें, वहाँ पर जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो रियासती हैं या गैर रियासती हैं, वो मसला कश्मीर का, नज़रियात का, अखलाकियात का चूरन बेचती हैं और इलेक्शन के फ़ौरन बाद उसके अपोजिट हो जाते हैं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखें, ये जो रियासती जमात हो या बात है ये गैर रियासती, इसके तो मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ। ये बात भी बड़ी फजूल है। ये भी एक सियासी प्रोपेगेंडा है कि हम रियासती हैं तो गैर रियासती है। अगर अफवाज गैर रियासती अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर रियासती हैं तो फिर सियासी जमातों को भी गैर रियासती कहें। अगर अफवाज पाकिस्तान जो बॉर्डरों पर रियासत की हिफाजत कर रही है वो रियासती फ़ौज है, फिर जमातें भी रियासती हैं। तो ज़्यादा ऐसा ये ऐसी प्रोपेगेंडा है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की प्रोपेगेंडा कि हम रियासती हैं बाकी गैर रियासती हैं, और तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये जो मफादात की बात की, यकीनन हालात वक्त तब्दील हो गए, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर की सियासत को अगर आप देखें और तो वो वहाँ पे आज भी सोच और फ़िक्र की बुनियाद पे लोग जो है वो वोट करते हैं। सोच और फ़िक्र की बुनियाद पे लोग जो है जमातों के साथ खड़े हैं। बड़ी हद तक जो है बात आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, यकीनन कम ज़रूर हो गई है लेकिन अपने हाल में मौजूद है। ये जो मफादात की बात है तो फिर लोगों को फैसला करना चाहिए। लोग फैसला करें कि कौन मफादात है या कौन मफादाती नहीं है। उनका वोट किस नज़रिए की बुनियाद पर लिया और उस वोट का इस्तेमाल उसने मफाद की बुनियाद पर किया, तो इलेक्शन में उस वोट को जो है वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें और उसको सज़ा के तौर पर जो है वो उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ वोट इस्तेमाल करें कि भाई हमने नज़रियात की बुनियाद पर दिया था, तुमने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। फिर ये फैसला भी तो ये एहतसाब भी तो लोग कर सकते हैं। सही। आप जो अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें 3 जगहों से आपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, आखिर इसकी वजह क्या बनी है और लोगों ने आप पे अदम एतमाद क्यों किया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की, लोगों ने मुझ पर अदम एतमाद बिल्कुल नहीं किया। बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन हुआ बहुत अरसे बाद। बिल्कुल। मेरे अजीज़ व अकारब बेशुमार पूरे हल्के में जो दोस्त यार, हम ख्याल, हम नवा, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। अब उनका पहला इलेक्शन था। उन्होंने इससे पहले ना कोई इलेक्शन लड़ा था ना देखा था। नौजवान लोग थे। सही है। कोई किसी जगह से मैंने किसी को ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ाया, किसी जगह से किसी को मैंने लोकल कौंसिल का इलेक्शन लड़ाया। उन सब ने कहा जी कि आप भी इलेक्शन लड़ें। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, एज ए टीम लड़ेंगे, आप टीम लीडर होंगे तो हमें भी बूस्ट मिलेगा। तो मैंने उन लोगों के कहने पे, उन दोस्तों के कहने, अजीज़ व अकारब के कहने पे इलेक्शन लड़ा
और फिर वो इलेक्शन एक सियासी इलेक्शन बन गया। आप देखें कि मेरी यूनियन काउंसिल में 5 जमातें जो हैं वो मुस्लिम कौंफान, मुस्लिम लीग नून, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी का एक विंग, ये 5 मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, 5 मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए, तो फिर भी 80-81 वोट से मुझसे जीते वो। हालांकि मैंने ना कोई कैंपेन की, ना मैं किसी जगह वोट मांगने गया, लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनियन काउंसिल कोटली रिंगोल के लोगों के, जिन्होंने मुझे इतना वोट दिया बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी। लोगों ने जो है रातों रात इंतखाबी इत्तेहाद बनाए। मैंने सबसे कहा वो जिस तरह मेरे खिलाफ 5 इकट्ठे हुए, इस तरह अतीक खान के खिलाफ भी 5 इकट्ठे हो जाओ तो इलेक्शन असेंबली में पहुँच जाओगे। सही। अगर हम तब्दीली की बात करें हल्का के अंदर, आप से जब मैंने गुज़श्ता आज से तकरीबन 5 साल पहले जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उसमें मैंने एक झलक ये देखी थी कि आप तब्दीली के खां हैं। आपके मैंने बेशुमार बाकी इंटरव्यूज़ देखे, बेशुमार आपके प्रोग्रामात, मीटिंग्स अटेंड की, वहाँ से भी यही तासर मिला कि आप सीरियस बुनियादों पे संजीदगी के साथ अल-14 के अंदर तब्दीली चाहते हैं। आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या आप कोई नया चेहरा देख रहे हैं, या क्या आइंदा इंतखाबात में आप तब्दीली के आसार देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो हर इंतखाब को तब्दीली के तौर पे देखता हूँ, और हर उम्मीदवार के साथ मेरी होता है कि उम्मीदवार जो है वो उसको मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में, मुस्लिम कौंसिल के मुकाबले में ये जीत जाएगा। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहता हूँ। बिल्कुल सही। सियासत में चेहरे आते रहते हैं, चेहरे आए, अच्छी बात है, नए लोग आए, नया ब्लड आए सियासत में, नई सोच के साथ आए, नए फिक्र के साथ। लोगों को सियासत में तो आना चाहिए, और जब वो आएंगे तो नई तरह पड़ेगी। तो मैं तो हर आदमी को खुश आमदीद कहता हूँ कि वो आए सियासत में और नई सोच, नई फिक्र के साथ आए। ये जो पुरानी सोच और पुरानी फिक्र के लोग और आज भी लोगों की बुनियादी ज़रूरत को मुकम्मल नहीं करते, तकमील नहीं कर सके, और आज भी जो है ना वो जो लोगों से और वादों की बुनियाद पे जो है वोट लेते हैं, और जाके जो हमारे हल्के के उम्मीदवार साहब जो है, MLA साहब जो हैं, इस 5 साल या अभी 3 साल में तो 3 दफ़ा अपना वोट भेज चुके हैं, अब 4वीं दफ़ा भेजने के लिए तैयार हैं। सारी ज़बाना जानने के वोट उन्हें तली रखी फिर रहे कि जनाब किस चाइना जड़ा का वज़ीर आज़म ने उम्मीदवार होना पहले क़य्यूम नियाज़ी साहब ये देता, फिर तनवीर इलियास साहब तुमको दिया उन्होंने, फिर अभी अनवारुल हक साहब को दिया, अभी फिर लेके घूम रहे कि किसी को चाहिए वोट ले लो। तो क्या ये वोटर की तजलील नहीं है? जिस वोटर ने उनको वोट दिया, को तजलील नहीं है? कभी जाके रायबंड वोट भेज के आए, कभी जाके बिम्बर भेज के आए, कभी अब्बासपुर भेज के आए, कभी बंगुई भेज के आए, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक तो सरदार अतीक साहब के हवाले से आपने जिक्र किया, तो गुज़श्ता दिनों मैंने उनका यहाँ दुबई में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया। उनसे जब मैंने पूछा कि आप एक तो नज़रियाती जमात हैं, और नज़रियाती जमात होने के साथ साथ आप ख़ुद को रियासी जमात भी करवाते हैं, और उसके साथ हम देखते हैं कि हर इंतखाबात में आपने किसी न किसी जमात का कंधा इस्तेमाल किया, किसी न किसी जमात का सहारा लिया, और फिर वापस रियासत में आप ये भी कहते हैं कि गैर रियासी जमातों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया है। तो आप इस सियासी रवैये के हवाले से क्या नज़रिया रखते हैं? उनका तो पता नहीं, आप कह रहे हैं कि उनका नज़रिया है कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान एक गलत नज़रिया है, एक झूठ है, एक फ्रॉड है। रायशुमारी चाहिए वहाँ पे कश्मीरियों ने रायशुमारी की बात करनी है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है बेसिक जो है वो प्लेबिसिट की बात करता है, वो रायशुमारी की बात करता है। इन्होंने कभी कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कभी कहते थे जब इनका इक़्तिदार ना हो कहते थे यहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को ब्लैकमेल करने की इन्होंने एक फैक्ट्री खोली हुई है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री बंद होते होते ढाबे की हद तक रह गई। पहले फैक्ट्री थी, अब ढाबा रह गया। तो ढाबा भी एक ना एक दिन इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, और अब पाकिस्तान के अंदर लोगों को बैठे हुए लोगों को कोआला तक का ये जो एक जो स्टेटस है वो भी आपने इनको जी मैंने कहा था ये जाला और कोआला के दरमियान पार्टी रह गई है, और इक़्तिदार रह गया है जाला और कोआला के दरमियान। तो ये भी थोड़ा अर्सा ये भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में बैठे लोगों को समझ आ गई है कि ये इक़्तिदार के लिए जो है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, आप पाकिस्तानी, ये कोई ज़्यादा पाकिस्तानी है, ये कोई ज़्यादा पाकिस्तान के हामी है, ये पाकिस्तान के ठेकेदार लगे हुए हैं। हर आदमी, हर कश्मीरी जो है। यहाँ से एक सवाल तो ये भी है ना कि क्या पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा, जैसे अगर इसी की बात की जाए बिलखुसूस नारे की, तो कौन सी ऐसी जमात है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान का नारा लगाती है? कोई भी नहीं लगाती। मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं कश्मीर बनेगा ओ कश्मीर ने और क्या बनना है जी, वो प्लेबिसाइड करवा लें, पता लग जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। ये इनको किसने मामा बनाया कि आप कश्मीर कि यही हम ही दाई है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तमाम लोग जो है जब प्लेबिसाइड होगा तो लग पता जाएगा। सही। तो ये जो है ना पुराने बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की बड़ी शौक होता है। आज भी आपने एक सवाल का बड़ा सख्त जवाब दिया है, और गुज़श्ता इलेक्शन में जब मैंने आपसे इंटरव्यू कंडक्ट किया था तो उस वक्त अल-14 के अंदर से वो स्पेसिफिक वीडियो
क्लिप लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं, वहाँ पे जाकर वो क्लिप चलाया कि राजा मुबशर एजाज साहब ने हमारे खिलाफ ये साजिश की है और एक ऐसे बंदे की हिमायत कर दी है जो हमारी पार्टी से तल्लक नहीं रखता। और वो सवाल ये था कि अब मैंने आपसे पूछा था कि सरदार अतीक अहमद खान के मुकाबले में आप किसको मजबूत उम्मीदवार तस्वर करते हैं, और आपने कहा था मेजर लतीफ़ खलील को। ये है कि मैंने कोई साजिश नहीं की थी, आपने मुझसे तजिया पूछा, मैंने आपको तजिया बता दिया। तो क्या तजिया गलत साबित हुआ? बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो फिर बताए ना कि वक्त खुद जो है ना वो परवरिश करता है कि किसी के वाकयात की, हालात की। मेरी बात उस वक्त जो थी महीने डेढ़ बाद इलेक्शन में वाज़ेह हो गई थी ना कि किसने मुकाबला किया, किसने मुकाबला। आपने मुझसे तजिया पूछा, मैंने तजिया कर दिया। अब अगर मैं खुल के बात भी ना करूँ, तजिया भी ना करूँ, तो फिर मेरे ख्याल में जीने का फ़ायदा कोई नहीं है। मुझ में और बाकी में शायद यही फ़र्क है कि मैं अपनी बात खुल के कह। बिल्कुल, आपकी मैं बोल्ड शख्सियत से अच्छी तरीके से आशना भी हूँ। आज़ाद कश्मीर अल-14 गरबी बाग की अगर बात की जाए, वहाँ पर बेशुमार हमने नए चेहरे को आते हुए देखा, इलेक्शन लड़कर जीतने के दावे करते हुए देखा, और फिर इलेक्शन जीतने के बाद डेवलपमेंट के काम करने का दावा करते हुए देखा। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक बिजनेसमैन वहाँ पे चला गया जो सोशल वर्कर भी था, उसने जाके अपने जो सरमाया था वो लगाना शुरू किया, लोगों के डेवलपमेंट के काम शुरू किए। ऐसी सूरत में जब लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप इलेक्शन लड़ें, साजिद इकबाल ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उनका सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं? सर, जब मेरे भाई, मेरे अजीज़, जब सियासी मैदान सजेगा तो आप मुझसे तजिया पूछ लेना, मैं फिर तजिया आपको इसी तरह आपके कैमरा के सामने तजिया कर दूंगा। अच्छी बात है, उन्होंने एक बिज़नेसमैन जो है वहाँ पे लोगों का रफ़ाए आमा का काम करे, लेकिन रफ़ाए आमा और सियासत में काफ़ी फ़र्क है। रफ़ाए आमा के काम ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आप शर्की बाग में एक शख्सियत आए थे, उन्होंने बड़ा रफ़ाए आमा का काम किया। इस तरह अब्बासपुर में के हल्का में एक शख्सियत आया था, उन्होंने रफ़ाए आमा का बड़ा काम किया। वो बाग के अंदर एक बड़ी कंपनी है जो रफ़ाए आमा का काम कर रही है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बेशुमार लोग हैं जो रफ़ाए आमा का काम कर रहे हैं। तो इस तरह मीरपुर के अंदर, कोटली के अंदर बेशुमार लोग जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंग्लैंड में और कहीं अमेरिका में, वो बड़े रफ़ाए आमा का काम कर रहे हैं। रफ़ाए आमा का काम और सियासत ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और सियासत के अपने आदाब और रुमूज़ हैं और रफ़ाए आमा के अपने आदाब और रुमूज़ हैं। सही। आखिर में राय साहब, आप जो नौजवान आपको बिलखुसूस देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवानों से कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल खुल के कि आप गरबी बाग के नौजवान, बिलखुसूस इस वक्त गरबी बाग की बात कर रहे हैं, कि आप अपनी सोच में तब्दीली लाएँ, अपनी फ़िक्र में तब्दीली लाएँ। और मैं और आप, हम एक ही क्लास के लोग हैं, हम कॉमनर लोग हैं, आम लोग हैं। इस इलेक्शन में, आमदा इलेक्शन में मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हों, और आपको नाउम्मीद मैं नहीं करूँगा। आप इलेक्शन में आप मुझे सिर्फ असम्बली में एक दफ़ा भेजें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम, आप मुझे असम्बली में भेजें, फिर आपको और दुनिया को पता लग जाएगा कि MLA क्या होता है, मेंबर असम्बली क्या होता है, काम क्या होता है और इख्तियार क्या होता है। सही। इस वक्त का राजा साहब बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आपने राजा मुबशर एजाज साहब इंतहाई बोल्ड शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, अल-14 से इनका तल्लक है, इनके ख्यालात जाने। बस जाते हुए आपसे इतना ही कहना है कि हद नज़र से आगे ज़िंदगी अभी मुस्कुराती है। हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, आपका, आपके व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया।